हेलो दोस्तों, चलिए आज हम हमारे पीरियोडिक टेबल का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या देखा। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा डोबेराइनस ट्रायड, उसके बाद देखा न्यूलैंड्स ऑक्टेव और आखिर में देखा हमने मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सोचें तो इन तीनों में कॉमन क्या था, इन तीनों में कॉमन क्या था। ये जो तीनों लॉज थे, जो डोबेराइनर्स का ट्रायड का लॉ था, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव का लॉ था, या फिर आप कह सकते हैं मेंडेलियो का पीरियोडिक लॉ था, उनमें जो इसेंशियल प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो थी, किसे लिया गया था? तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी लिया गया था एटॉमिक मास नंबर को, और एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की गई थी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नंबर में, एटॉमिक मासेस में। पर अभी क्या हुआ, ये नया जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जो दिया है हेनरी मोसले ने। किसी ने दिया है? हेनरी मोसले ने 1913 में ये टेबल बनाया। देखिए, ये टेबल हम कह सकते हैं सिर्फ मॉडिफिकेशन है, कुछ नया टेबल नहीं बनाया गया। ये जो है वो एक मॉडिफिकेशन है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल का। मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल में कुछ चेंजेस किए गए और फिर से उसे ही मॉडिफाई किया गया। तो देखिए, सबसे पहले जो ये हेनरी मोसले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि एटॉमिक मास नहीं तो एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो फर्क समझ सकते हो आप, एटॉमिक मास क्या रहता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये रहता है एटॉमिक मास। और एटॉमिक नंबर क्या रहता है? तो ये रहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। तो हेनरी मोसले ने कहा कि एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। और उन्होंने फिर क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। तो देखिए, पहले हम लॉ जान लेते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसे कहा जाता है। क्या लॉ है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये मेन बात कही हेनरी मोसले ने क्या कहा कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो किसके साथ बदलती जाती है? तो उनके एटॉमिक नंबर के साथ बदलती जाती है। बल्कि पिछले तीनों जो हमने लॉज पढ़े उनमें क्या कहा गया था कि वो एटॉमिक मास के साथ बदलता है। तो देखिए, उन तीनों ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनके टाइम तक इतनी डिस्कवरी नहीं हुई थी। हेनरी मोसले जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1913 में ये टेबल दिया है। तब तक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बहुत सी जानकारी मिल गई थी। पर जब तक मेंडेलियो का जो पीरियड था, 1869 के आसपास का जो पीरियड था, तब तक इतनी जानकारी नहीं थी, इतना रिसर्च नहीं हुआ था। पर ये 1913 के टाइम में वो रिसर्च हुआ था, और इस रिसर्च के बाद हेनरी मोसले को पता चला कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर है। और उन्होंने उसी बेस अपना एक लॉ बना दिया, और यही लॉ है यो। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम, क्या है वो लॉ? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये लॉ हम याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, आगे हम देख लेते हैं हेनरी मोसले का ये जो पीरियोडिक टेबल है। ये देखिए, हेनरी मोसले 1913 ये पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मोसले का है। आप देख सकते हो जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स अब कैसे अरेंज किए गए हैं? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आप देख सकते हो हाइड्रोजन जो ग्रीन कलर में दिखाया गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4। ये अभी एटॉमिक नंबर के हिसाब से एक सीडी बनाई गई। तो अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले देखिए पीरियड। द 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड, 7 हॉरिजॉन्टल रोज नहीं चाहिए था, ठीक है। 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड क्या है? द 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। तो देखिए 7 क्या है? ये 7 रोज कौन से 7 लाइन्स है? लाइन्स एकदम इजी वर्ड होता है। ये पहली लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। ये जो नीचे जो दो आपको ये बॉक्सेस में कुछ एलिमेंट दिख रही है, 2 बॉक्सेस में, ये इनके बारे में पता होगा। पहले ये देख लीजिए, ये जो 7 रोज है, इन्हें क्या कहा गया? पीरियड। द 7 हॉरिजॉन्टल रोज या लाइंस का ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड। तो स्टार्टिंग, फर्स्ट पीरियड की स्टार्टिंग किससे हो रही है? हाइड्रोजन से। और दूसरा कौन है? हीलियम।
मतलब पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ 2। तो सेकेंड पीरियड देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये है सेकेंड पीरियड। वैसे ही चलते जाए तो ऐसे हमें कितने पीरियड मिल जाएंगे, 7 पीरियड। तो इन 7 पीरियड को क्या, इन 7 रोज को क्या कहा गया, पीरियड्स कहा गया। उसके बाद देखिए ग्रुप, द 18 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप। 18 जो वर्टिकल कॉलम्स है उन्हें क्या कहा गया, ग्रुप। तो देख लीजिए 18 वर्टिकल कॉलम्स हम देखते हैं, ये आप अब देख सकते हो। देखिए फिर से, ये पहला वर्टिकल कॉलम, ये दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये जो 18 वर्टिकल कॉलम्स है इन्हें क्या कहा गया, ग्रुप्स। इन्हें क्या कहा गया, ग्रुप। तो मतलब अगर आपको पूछा गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना हुआ है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप से बना हुआ है। 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप से बना हुआ है। आगे देखिए, पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। देखिए तो पीरियोडिक टेबल जो है 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। कौन से ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो देखिए एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, पी ब्लॉक में है ग्रुप 13 to 18, डी ब्लॉक में ग्रुप 3 to 12 और एफ ब्लॉक देखिए लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज। अभी लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज भी हम देख लेते क्या है। तो चलिए ऊपर फिर से, तो देखिए सबसे पहले एस ब्लॉक, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो 2 ग्रुप्स है इनको मिला के क्या बना, एस ब्लॉक बना। बाद में बना पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहाँ पे बना है, देखिए पी ब्लॉक अभी आप देख सकते हो कि पी ब्लॉक जो है ये ग्रुप 13 to 18 से बना है। तो ग्रुप 13 कहाँ पे है, देखिए ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10, 11, 12, ये 13। तो ये 13 से लास्ट तक, ये पूरा 18 तक, ये 13 से 18 जो ग्रुप है उसे क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक। उसे क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक। बाद में है डी ब्लॉक। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ग्रुप 3 और ग्रुप 3 से ये पूरा जो है डी ब्लॉक है। ये पूरा जो है क्या है, डी ब्लॉक है। और लास्ट में एक बचता है वो है एफ ब्लॉक। ये है हमारा एफ ब्लॉक। इसमें जो एलिमेंट्स है इन्हें कहा जाता है लैंथेनाइट्स और नीचे वाली रो में जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं उसे कहा जाता है एक्टिनाइट्स। अभी ऐसा क्यों कहा जाता है आप देख लीजिए। जैसा देखिए ये 57 एटॉमिक नंबर 57, इसके बाद ये नंबर आता है, एटॉमिक नंबर आता है 58। तो ये जो सीरीज है, ये जो रो है वो किसके बाद स्टार्ट हो रही है, लैंथेनम। एलिमेंट है लैंथेनम, उसके बाद स्टार्ट हो रही है। तो इस सीरीज को क्या कहा गया, लैंथेनाइट्स। इस सीरीज को क्या कहा, लैंथेनाइट सीरीज। और वैसे ये थोरियम देख सकते हो आप 90 नंबर, तो 89 नंबर देखिए एक्टिनाइड है यहाँ पे, एक्टिनाइड नाम का ये एलिमेंट। तो ये सीरीज एक्टिनाइड एलिमेंट के बाद स्टार्ट हुई है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड सीरीज। क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड सीरीज। तो देखिए मोस्टली ये जो एलिमेंट है लास्ट में एक्टिनाइड सीरीज में वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। आपको समझ आएगा कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, अनस्टेबल एलिमेंट है बहुत। चलिए आगे बढ़ते। अभी देखिए zigzag लाइन इन पी ब्लॉक सेपरेट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। द एलिमेंट्स विच लाई ऑन द लाइन आर नोन एज मेटलॉइड्स। तो देखिए अगर हम पी ब्लॉक में देखें तो हमें एक zigzag लाइन दिख जाएगी। वो क्या करती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट कर देती है। और जो एलिमेंट जो उस zigzag लाइन पे ही लाई कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। तो देख लीजिए फिर से एक बार पीरियोडिक टेबल में, ये आ गया हमारा पीरियोडिक टेबल। उसमें पी ब्लॉक कौन सा है अभी आपको पता चल गया, ये है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में देखिए एक zigzag लाइन बन रही है। मैं यहाँ पे थोड़ा निकालने का ट्राई करता हूँ। ये ऐसा ये एक zigzag लाइन बन रही है। तो पी ब्लॉक में देखिए ये जो पूरे ब्लूइश कलर में आपको दिख रहे हैं ये सब है मेटल। और ये जो लाइन पे दिख रहे हैं आपको बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एंटीमनी, ये सब जो है वो क्या है, मेटलॉइड्स है। ये क्या है, मेटलॉइड्स। इन्हें क्या कहा जाता है, मेटलॉइड्स। और ये उसके बाद में जो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब ये है नॉन मेटल। तो मेटलॉइड्स जो zigzag लाइन पे लाई कर रहे हैं मेटलॉइड्स, इन्हें मेटलॉइड्स क्यों कहा जाता है, मतलब क्या मेटलॉइड्स का। तो ये जो एलिमेंट्स है वो प्रॉपर्टी शो करते हैं दोनों की। मतलब कुछ प्रॉपर्टी इनमें मेटल्स की होती है तो कुछ प्रॉपर्टी इनमें नॉन मेटल्स की होती है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज रहती है, इसीलिए इनका एक अलग ग्रुप बनाया गया, उसे कहा जाता है मेटलॉइड्स। इसे क्या कहा जाता है, मेटलॉइड्स कहा जाता है।
तो चलिए आगे बढ़िए। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी जो ये पीरियोडिक टेबल है, जैसा हमने कहा कि प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर को यहाँ पे फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना गया है, तो इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो देखिए पहले देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। द शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो देखिए आपको पता ही होगा कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स रहते उतने क्या रहते, इलेक्ट्रॉन्स रहते, और इलेक्ट्रॉन जो रहते वो कुछ ऑर्बिट्स में घूमते रहते। जैसे समझिए कोई एक एलिमेंट है, उसके बाजू में कुछ ऑर्बिट्स रहते हैं, और उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। समझ लीजिए कि एक सोडियम है, तो सोडियम में 3 शेल बनते हैं, ये के शेल होगी, समझ लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एल शेल 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इस शेल में 1। तो देखिए जितने प्रोटॉन्स रहते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और हर शेल का एक कैपेसिटी रहता है। जैसे यहाँ पे एक के, तो के का कैपेसिटी होता है 2, एल का कैपेसिटी होता है 8, एम का कैपेसिटी 18। तो ये जो शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना कि के में 2 ही जाते हैं, एल में 8 जाते हैं, एम में 18 जाते हैं, जो शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसे ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाता है। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कैसा रिलेशन बनता है। तो पहले देखिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज सेम, ग्रुप इज सेम। तो देखिए क्या बोला गया कि तो एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज हो रही है जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। अभी कैसे इंक्रीज हो रही है ये देखने के लिए फिर से हमें पीरियोडिक टेबल में जाना पड़ेगा। तो ये देख लिए पीरियोडिक टेबल। देखिए पहला है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो समझ लीजिए कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन, और उसमें देखिए कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का तो इतना ही स्ट्रक्चर हुआ, ये खत्म हो गया। हाइड्रोजन के बाद देखिए लिथियम, तो लिथियम यहाँ पे मैं बनाता हूँ, लिथियम का भी एक न्यूक्लियस छोटा सा बना दिया। उसके बाद देखिए लिथियम का एक पहला शेल, यहाँ पे कुछ ऐसा न्यूक्लियस जैसा बना देता हूँ। तो देखिए जैसे कि के शेल, पहला शेल होता है के शेल हमेशा, और के में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन के शेल ऑक्यूपाई कर सकता है। तो आगे और एक शेल बढ़ेगा, इसे कहा जाता है एल शेल। तो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, ये एल शेल में जाएगा, ठीक है, एल शेल में जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो सिर्फ एक शेल था, यहाँ पे 2 शेल बन गए, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो आप देख सकते हो कि एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। अभी सोडियम का देखा जाए तो देखिए सोडियम के शेल में पहले 2, के शेल में आएगी 2, एल शेल में आएगी 8। तो देखिए के शेल भी गया, एल शेल भी गया, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक और एक्स्ट्रा शेल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एक और एक्स्ट्रा शेल ऐसा ऐड हो जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस देखिए फिर क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एटॉमिक रेडियस में ये सीधा संबंध दिख रहा है हमें कि जैसे ग्रुप में हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ग्रुप्स में जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, वैसे वैसे आपको दिख रहा है कि एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस क्या होती जाएगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाएगी, एटॉमिक रेडियस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये एक सीधा सा संबंध आपको दिख रहा है ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। तो हमने देखा कि ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या संबंध है। अभी देखिए पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखिए पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, इसलिए ध्यान से देखिए। अभी हम पीरियड्स की ओर चलते। देखिए पहले तो हाइड्रोजन हेलियम में इतना कुछ वो डिफिकल्ट नहीं, हम यहाँ पे आते। देखिए अभी लिथियम, फिर से एक लिथियम देख लेते हैं हम। लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं। लिथियम का समझ लिए यहाँ पे एक मैंने न्यूक्लियस जैसा छोटा सा एक बना दिया। यहाँ पे पहला शेल के शेल में आपको पता है अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते और एक शेल बनेगा लिथियम का, तो इसमें होते बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स कहाँ पे रहते हैं, न्यूक्लियस में। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो
और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निगेटिवली चार्ज रहते हैं, और ये न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स है। तो प्रोटॉन्स क्या करते हैं, हमेशा प्रोटॉन्स हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक पावर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ट्राई करता रहता है। तो देखिए यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 प्रोटॉन थे, पर अगर हम उसके बाद में बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में देखिए कि पहला ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और बचे कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आप देख सकते हो कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। तो अभी देखिए कि ये जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स है और वो क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की ट्राई कर रहे हैं। मतलब जो प्रोटॉन्स का फोर्स है वो बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो प्रोटॉन का फोर्स क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसीलिए क्या होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस की ओर खींची चली जाती है, न्यूक्लियस की ओर क्या होती है, खींची चली जाती है। तो मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप पीरियड में आगे आगे आओगे, जो साइज है एटॉमिक जो रेडियस है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाएगी, छोटी छोटी होती जाएगी। जैसे लिथियम की अगर आप बात करें, ये सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड की हम बात करें तो आपको दिखेगा कि लिथियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे बड़ी है। लिथियम के बाद बेरिलियम में देखिए एक्स्ट्रा शेल ऐड नहीं हो रही है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत हल्के होते हैं, प्रोटॉन्स के सामने इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, तो प्रोटॉन्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। और प्रोटॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो क्या होती है, खींची जाती है, न्यूक्लियस की ओर खींची चली जाती है। इसीलिए क्या होता है, जो साइज रहता है वो थोड़ा सा कम होता है। बोरॉन में आप देखोगे तो बोरॉन में देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और बढ़ गए 5, कार्बन में देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 6। तो जैसे जैसे ये प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे जो साइज है एटॉमिक रेडियस वैसे वैसे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। यहाँ पे देखिए नियॉन 10 हो गया। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि पीरियड 2 में सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसकी है, तो नियॉन की होगी ऑब्वियसली। आगे क्या होएगा, आगे देखिए फिर हम ग्रुप चेंज हो रहा है, पीरियड चेंज हो रहा है हमारा, पीरियड चेंज हो रहा है। तो जैसा ही पीरियड चेंज हो रहा है आपको दिख जाएगा कि ये थर्ड पीरियड आ गया। थर्ड पीरियड में पर देखिए एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे पीरियड में हम आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे हम ग्रुप्स में नीचे की ओर जाएंगे ग्रुप में, वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। तो मेन रीजन क्या है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने का ग्रुप्स में, तो आप देख सकते हो कि देखिए हाइड्रोजन टू लिथियम गए, एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो गई, लिथियम टू सोडियम गई, एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रही, मतलब एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होती जाती है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होती है, तो वो एक्स्ट्रा शेल ऐड होने के कारण ग्रुप में क्या होता है, एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। और यहाँ पे पीरियड्स में जैसे हम लेफ्ट टू राइट का सफ़र करेंगे तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते रहते हैं, मतलब नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, और नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के कारण क्या घटता है, तो एटॉमिक रेडियस घटता है। तो क्या एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो हमेशा याद रखिए पीरियड के साथ एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है और ग्रुप्स के साथ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते, आगे का देखते हो आगे क्या है। तो देखिए हमने देख लिया कि एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, और ग्रुप के बारे में क्या कहा गया है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप्स। और देखिए ये एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप इज सेम, तो मतलब जिस ग्रुप में आप है उन सब ग्रुप के मेंबर्स की वैलेंसी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। जैसा देखिए ग्रुप 1 देखते हैं हम, तो ग्रुप 1 देखिए, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिस्मियम, फ्रांसियम, इन सब का वैलेंसी हमेशा कितना रहेगा, एक रहेगा। कितना रहेगा, एक। जैसे देखिए हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपने पिछले स्टैंडर्ड्स में डुप्लेट या ऑक्टेट के बारे में तो पढ़ा होगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन निकालते, के शेल कैन ऑक्यूपाई ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन क्या कर सकता है, एक तो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल हो सकता है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है दूसरे को और स्टेबल हो सकता है।
तो हाइड्रोजन को एक तो एक इलेक्ट्रॉन लेना है, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन देना है, इसीलिए हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, एक। वैसे लिथियम की बात करें तो देखिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनता है, 2 और 1, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है लिथियम का। तो लिथियम को ऑब्वियसली ये एक इलेक्ट्रॉन देना है, क्योंकि देखिए जो लिथियम का ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एल शेल में है, और एल शेल का कैपेसिटी कितना है, वो है 8 का। तो 7 इलेक्ट्रॉन लिथियम ले नहीं सकता, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन उसे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए इसका भी वैलेंसी क्या हो गया, एक। सोडियम, देखिए यहाँ पे हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले से ही लिखा हुआ है 281। तो यहाँ पे भी देखिए के शेल कंप्लीटली फील्ड, सोडियम की एल शेल भी कंप्लीटली फील्ड, तो ये एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो सोडियम को भी ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, इसीलिए इसकी वैलेंसी एक। देखिए सिर्फ हम इस ग्रुप का भी देख लेते हैं। ये जो ग्रुप है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, 70th ग्रुप, 17वां ग्रुप, जिसे कहा जाता है हेलोजन्स, ग्रुप ऑफ हेलोजन्स भी कहा जाता है उसे। तो देखिए अभी हेलोजन में देखा जाए तो पहला है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को आपका दिख रहा है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, मतलब देखिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा रहेगा, के शेल में 2 और एल शेल में 7। तो यहाँ पे देखिए अभी क्लोरीन क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल है क्या क्लोरीन के लिए, नहीं। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगा। देखिए हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियरेस्ट नोबल गैस से बनता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन के जैसे बन जाएगा, 2 और 8। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है यहाँ पे फ्लोरीन को, इसलिए फ्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, एक। वैसे क्लोरीन भी देख लीजिए, अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा 287, कितना होगा, 287 रहेगा। तो देखिए ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा 2, 8 और 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो एक इलेक्ट्रॉन उन्हें ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं रहती एटम्स के पास। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा कहाँ से, तो एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने ले लिया, इसलिए क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या हो गई, एक। सेम इन सब में आपको दिखेगा, ये पूरे ग्रुप में वैलेंसी आपको एक दिखेगी, सेम इस ग्रुप में भी पूरा वैलेंसी एक दिखेगा, इस ग्रुप में पूरी वैलेंसी 2 दिखेगी। मतलब सेम ग्रुप में जितने एलिमेंट लाई करते हैं उनकी वैलेंसी सेम रहती है, सेम ग्रुप में जितने एलिमेंट लाई कर रहे हैं उनकी वैलेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी, हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, ये हमने देख लिया। आगे क्या है, देखिए मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। तो देखिए पहले एक जान लीजिए, मेटल्स जो रहते हैं उनकी टेंडेंसी क्या रहती है, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जैसे हमने देखा लिथियम में, सोडियम में, अभी हमने ऊपर देखा कि देखिए लिथियम ने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम ने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो मेटल्स की एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है, क्या रहती है टेंडेंसी, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो टेंडेंसी रहती है इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये जो टेंडेंसी है मेटल्स की टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और यही टेंडेंसी क्या दिखाती है, यही टेंडेंसी मेटेलिक कैरेक्टर शो करती है, यही टेंडेंसी मेटेलिक कैरेक्टर शो करती है। मतलब कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो क्या रहेगा, हमेशा मेटल रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, मेटल रहेगा। तो देखिए जैसे जैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, देखिए हम फिर से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाते हैं। तो देखिए जैसे जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, हमें देखिएगा जो टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन वो कम कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देखिए सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, फॉस्फोरस भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, सल्फर भी इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब देखिए लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, तो ये जो टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन वो क्या होती है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो आप हमेशा याद रखिए कि एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जैसे हम राइट साइड से अपना लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे
तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जो मेटेलिक टेंडेंसी है मतलब टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये जो टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी, और टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये टेंडेंसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये आपको पीरियोडिक टेबल में दिखता जाएगा। तो देखिए मेटेलिक टेंडेंसी तो हो गई कि टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये हो गई मेटेलिक टेंडेंसी, और उसे हम क्या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यह है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये देख लीजिए आपको, ये देखिए, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्यों नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि जो टेंडेंसी है टू गेन टू टेक इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होती है, बढ़ती है। एक्सेप्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉन को, इसे, और इस टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोस्तों आई होप आप ये जो टॉपिक है वो समझ गए होंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर से आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाते जाएंगे। थैंक यू।